नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के बारे में। आपको पता है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में जो वोटिंग 20 नवंबर को डाले जाएंगे, उसी के साथ यूपी में भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 विधानसभाओं में 13 नवंबर को वोटिंग होने थे। हालांकि इसे चुनाव आयोग द्वारा 20 नवंबर को कर दिया गया था। झारखंड में 81 सीटों के लिए 2 चरण में मतदान कराए जा रहे थे और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए एक चरण में ही चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है। 13 नवंबर को 43 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो चुका है और बाकी के 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जो झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 गठबंधन चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं, जिनके आपस में काफ़ी टक्कर है। एक इंडिया गठबंधन से सबसे मजबूत झारखंड में जेएमएम है और जेएमएम और कांग्रेस मिलकर झारखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जेएमएम 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी के सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 11 सीटों पर आरजेडी और वामपंथी दल इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 81 सीटों पर इंडिया गठबंधन के ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें जो प्रमुख दल है बीजेपी, वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके सहयोगी दल एजेएसयू, जिसे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन कहा जाता है, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर झारखंड में सरकार बनाना है तो, और इंडिया गठबंधन में अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनानी है तो वहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है। हालांकि चुनाव प्रचार कल देर रात तक समाप्त हो गए हैं और आज डोर टू डोर जाकर नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं। कल मतदान होगा, तो आगे की स्थिति क्या होगी ये तो बात आपको रिजल्ट जब 23 नवंबर को आएगा तब पता चलेगा। झारखंड में 81 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए। महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष के गठबंधन का नाम है, महाराष्ट्र में इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 102 सीटों पर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 96 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है वो 87 सीटों पर चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। सत्ताधारी को महायुति कहते हैं और इसके गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव 152 सीटों पर चुनाव बीजेपी महाराष्ट्र में लड़ रही है। बीजेपी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार की एनसीपी 52 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के लिए ज़रूरी होगा कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे।
मतदान 20 नवंबर को है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो रहा है और झारखंड में दूसरे चरण का जो 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दोनों की गिनती हमने बताया कि 23 नवंबर को होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसका चुनाव 13 नवंबर को होने थे, लेकिन बीजेपी के द्वारा चुनाव आयोग से कार्तिक पूर्णिमा के हवाला देकर आवेदन दिया गया था कि इसे बढ़ाया जाए, जिस पर चुनाव आयोग ने इसे 20 नवंबर को कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि हार के डर से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार के लिए जाना था, इसलिए वहां पर तारीखें बढ़ाई गई। हालांकि अब तो वहां पर भी 20 नवंबर को यानी कल वोट डाले जाएंगे और 23 को पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। पूरे आप महाराष्ट्र की चुनाव को देखेंगे, झारखंड के चुनाव को देखेंगे, यहाँ तक कि यूपी के उपचुनाव को देखेंगे तो कोई पार्टी जो है वो ज़मीनी मुद्दे को ज़्यादा जोर नहीं दे रही। खास करके जो सत्ता में है, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के द्वारा जितने भी नारे महाराष्ट्र में चले उसमें यही चला कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया। जबकि लास्ट प्रचार के दिन यानी कि कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे प्रधानमंत्री के मोदी के इस चुनावी भाषण को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तिजोरी लाकर और उस पर लिखा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और उससे 2 पोस्टर निकालते हैं, एक पर अडानी और मोदी जी का तस्वीर होता है और एक पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी की तस्वीर होती है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों में देश के तमाम जो संपत्ति है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, जो जितने भी ठेके हैं वो सब अडानी को दिया जा रहा है और जो धारावी की ज़मीन है 1,00,000 करोड़ की, वह भी प्रॉपर्टी जो है वो बीजेपी अडानी को देना चाहती है। वो कह रहे हैं कि हम अडानी और अंबानी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस बात के खिलाफ हैं कि आप एक ही आदमी को गलत तरीके से ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है और आप उसको चोरी के दरवाजे से सब ठेका और कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे रहे हैं। ये देश के लिए अच्छा नहीं। अब उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहे वो सोयाबीन के किसान हो, उनसे बात किया, उससे बात में भी उन्होंने कहा कि हम आपकी जो एमएसपी है, अभी सरकार कह रही है कि सोयाबीन के लिए 4800 रुपये देंगे। एमएसपी चुनाव के दौरान एमएसपी वहाँ की बढ़ाई गई, जो 4200 था उसे 4800 किया गया और बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 6000 रुपये का आपका सोयाबीन खरीदेंगे। वही कांग्रेस कह रही है कि हम 7000 खरीदेंगे। तो जोर शोर से जो मुद्दे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो, वो ज़मीनी मुद्दे चाहे चिकित्सा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, इन मुद्दों पर खास करके बीजेपी के द्वारा चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये मैनेज किया जा रहा है, कुछ लोगों को बागी उम्मीदवार बना दिया जा रहा है किसी सीट पर 2-4 उसी समाज के प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जिसका समाज से वहाँ पर विपक्ष अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि वोट बटे तो बीजेपी को फ़ायदा। करना भी चाहिए क्योंकि चुनाव में पार्टियों का जीतना ही मकसद है, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि हमारी मुद्दे की
बात कौन कर रहा है, शिक्षा की बात कौन कर रहा है, महंगाई की बात कौन कर रहा है, रोजगार देने की बात कौन कह रहा है, इस पर आपको वोट देना चाहिए। जब भी आप इन सब मुद्दों पर वोट देंगे तभी ही आपका विकास हो सकता है। अब बताइए कि यूपी में जो झांसी में 10 बच्चे जलकर मर गए और वहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं दूसरे दिन, और 500 साल बातों के अपने चुनावी मैदान में मुद्दा बना रहे हैं कि मुसलमान आए, राज किए, लूट लिए, ये किए। तो जनता को जो आज की ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर जनता से बात करना चाहिए, और जनता को भी सोचना चाहिए कि हमारी आज की क्या मुद्दे हैं, हमारी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बच्चों को बेहतर ज़िंदगी मिले, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मिले, इस पर वोट देना चाहिए। और इस पर ही मुझे आशा नहीं विश्वास है कि लोग इसी मुद्दों पर वोट देंगे, और ये 23 नवंबर को आपको पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसको चुना है, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो। आज इतना ही, नमस्कार। तो घर से कल ज़रूर निकले अगर आपके विधानसभा में वोट है तो, और वोट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।